बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आप लोगों का टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले आप लोगों का जो टॉपिक था पावर का, वो इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, और जो इंक्लूड टॉपिक्स है वो हमने पढ़ने हैं। सही है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के पास क्या होती है। आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें हम वर्क डन, किसी बॉडी पे वर्क डन करके हाइट पे वो चीज़ चली जाए तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हाइट कवर कर ले तो उसको हम बोलते हैं वो वर्क डन एज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है उस बॉडी में। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh के बराबर होता है। तो ये mgh के बराबर क्यों है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक ऐसी फॉर्म है जिसमें एबिलिटी होती है कि वो वर्क कर ले। ये तो आप लोग को पता होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एच, या आप लोग इस तरह भी ले सकते हो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लोग के पास जो डिस्टेंस होगा वो तो हाइट पे आप लोग जाओगे तो एच ले सकते हो। तो एफ डॉट एच, अब f किस चीज़ के बराबर है ये तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा कि f इज़ इक्वल टू mg। तो mg h आ जाएगा। तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये आप लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब वर्क डन करके आप लोग हाइट पे चले जाते हो तो वो एनर्जी, फिर वो एनर्जी वर्क डन नहीं होता, वो एनर्जी आप लोग के पास वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अर्थ है। ये क्या चीज़ है? अर्थ है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि ये अर्थ है और यहाँ पे ये इसका सेंटर है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। जिस तरह आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा होगा उसमें है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप लोगों के पास टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे इस सेंटर से मैं कोई ऑब्जेक्ट लेके, कोई मास लेके ऊपर चली जाऊँ हाइट पे, मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके इस पॉइंट पे आ गई हूँ। इस पॉइंट पे इस बॉडी के मास को मैं यहाँ तक लेके आई हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक इसने हाइट कवर कर लिया है h, और इस बॉडी का जो मास है, वेट है, वो डाउनवर्ड। वेट क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे भी आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो वेट क्या होगा? डाउनवर्ड। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे फोर्स mgh एंड h आप लोग के पास जो डिस्टेंस इसने कवर किया है। तो ये तो अर्थ की बात थी। ये तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद था, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हमने ये इक्वेशन ली है। लेकिन ये इक्वेशन इसके लिए वैलिड है जब ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में होगा। ये फार्मूला सिर्फ सिंपल उन बॉडीज़ के लिए वैलिड है जो ग्रेविटेशनल फील्ड में होंगे। ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है, यहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, यहाँ तक जी की वैल्यू मौजूद है। जी की वैल्यू जो 9.8 है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैं अगर अर्थ से बाहर जाऊँगी तो फिर आप लोगों के पास जी की वैल्यू चेंज होगी। ये मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि अर्थ पे आप लोगों को पता है कि जी की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास 9.8 है। लेकिन अगर आप लोग अर्थ से बाहर जाओगे तो फिर जी की वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। मून पे डिफरेंट वैल्यू है, अर्थ पे डिफरेंट वैल्यू है, तो इस तरह फिर चेंज हो जाती है। तो ये इक्वेशन सिंपल उन बॉडीज़ के लिए वैलिड है जो ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में हो। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन चेंज करेंगे तो फिर ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन के लिए ये इक्वेशन वैलिड है जिसमें आप लोग के पास ग्रेविटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ग्रेविटी कांस्टेंट होती है तो इन शॉर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज़ के बराबर है? mg के बराबर। मैं दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, यहाँ पे ये इक्वेशंस उन बॉडीज़ के लिए वैलिड है जब वो बॉडीज़ ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में होंगे। अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन में है तो उसके लिए ग्रेविटी कांस्टेंट होगी। यानी हर फील्ड रीजन की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है ना। फॉर एग्जांपल मून है तो मून एक अलग ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वहाँ पे। अर्थ है तो अर्थ की अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन, अच्छा, फिर उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन की अपनी ग्रेविटी होगी, वो ग्रेविटी कांस्टेंट होगी, तो तब ये इक्वेशन वैलिड होगा। अब अगर मैं इस अर्थ से फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहाँ पे इस सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर, मैं ये सारा अर्थ है, यहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, और उस बॉडी को मैं अर्थ से बाहर लेके जाऊँ, मतलब ये कि मैं स्पेस में लेके जाऊँ, तो मेरे पास ग्रेविटी क्या होगी? चेंज होगी ना, क्योंकि मैं अर्थ से बाहर लेके जा रही हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जा रही हूँ। तो आप लोगों के पास फिर जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं होगी। इसी तरह जब g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी तो फिर आप लोगों के पास एफ जी की वैल्यू भी
कांस्टेंट नहीं होगी जब रिड्यूस होगी। वो किस तरह रिड्यूस होगी? आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ा होगा कि F इज़ इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय r²। G is the gravitational constant, M is the mass of the earth, and small is the mass of the object. This is the mass of the object, this is the mass of the earth, this is the gravitational constant, universal gravitational constant, and this is the r. तो जितना आप लोग रेडियस आप लोग r को डिस्टेंस को ज़्यादा कर रहे हो तो इतनी आप लोग के पास फोर्स जो होगी वो कम होगी। तो फिर इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इस पॉइंट जब बॉडी को हम स्पेस में लेके जाएं, मतलब ऐसी पॉइंट पे लेके जाएं, इनफाइनाइट पॉइंट पे लेके जाएं, एन जो है ये इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट पे लेके जाएं जहाँ पे आप लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। किस तरह ज़ीरो होगी? क्योंकि वहाँ पे फिर तो ग्रेविटी इफेक्ट ही नहीं होगी, क्योंकि ये इतना दूर चला गया है कि यहाँ पे फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होगी। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होगी तो यहाँ पे आप लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो इसके लिए जब हम पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। सही है? जिस तरह आप लोग के बुक में लिखा है कि ये इक्वेशन जो है, व्हेन द हाइट ऑफ द बॉडी ऑफ मास m इज़ ग्रेटर, व्हेन द हाइट h of body of mass m is greater than the radius of the earth, then the above equation is not applicable. अगर हाइट मेरे पास यहाँ पे ये हाइट ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ तो फिर ये वाला इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। ये मैंने आप लोग को स्टार्ट में ही बता दिया। फिर है Zero point is a point so far away from the earth that the force of gravity is negligible, small, not attracted by the earth. Zero point वो point होता है जहाँ पे force of gravity effect ना हो, यानी मतलब ये कि वहाँ पे कोई भी attraction ना हो, बहुत ज़्यादा small हो या बिल्कुल भी ना हो, तो उसे हम बोलते हैं potential energy। hence यहाँ पे आप लोग के पास potential energy ज़ीरो होगी और उस point को हम बोलते हैं ज़ीरो point energy। अब इसके लिए हमने वर्क डन, यानी इस पे तो हम वर्क डन कर रहे हैं और वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेव हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक अर्थ है, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है या आप लोग इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, दिस इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ RE। अब मैं रेडियस ऑफ द अर्थ से स्पेस में लेके जा रही हूँ तो यहाँ तक मैं इनफाइनाइट पॉइंट तक बॉडी को लेके आई हूँ। तो फिर मैंने इसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया है, यानी दिस इज़ द इंटरवल 1, दिस इज़ द इंटरवल 2, दिस इज़ द 3, दिस इज़ द 4 अप टू सो ऑन, दिस इज़ द इंटरवल n। इसी तरह सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर इंटरवल 1 तक जो आप लोगों के पास डिस्टेंस है उसको मैंने r1 से डिनोट किया है। सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर पॉइंट 2 तक जो मैंने डिस्टेंस लिखा है R2, तो इसको मैंने R2 से डिनोट किया है। और अच्छा, R1 जो है वो सेंटर ऑफ पॉइंट O से लेकर 1 तक, एंड R2 सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ अर्थ से लेकर 2 तक। इसी तरह दो इंटरवल्स के दरमियान जो चेंज होगा उसको मैं डिनोट करूँगी डेल R से। डेल R से मैंने डिनोट कर लिया है। अच्छा, डेल R जो मतलब ये है कि द चेंज बिटवीन 2 and 1, तो फिर आप लोग के पास डेल R मतलब ये कि डेल R जिस तरह आप लोग फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो ना, तो इसी तरह R2 माइनस R1। तो डेल R किस चीज़ के बराबर होगा? R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये चेंज जो है ये फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, तो अब हम वर्क डन बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक कितना वर्क डन हमने कवर किया है। सही है? मतलब कितना वर्क डन हमने किया है किसी बॉडी को 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक लेके जाके। सही है? तो आप लोग के पास वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, हम यहाँ पे एवरेज फोर्स लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स के लिए हम तो F1 और F2 तो नहीं ले सकते, इसका एवरेज लेंगे। तो F एवरेज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देन डेल R डिनोट किया हुआ है, डेल R लेंगे। सही है? आप लोग के बुक में भी इसी तरह इक्वेशन है। फिर आप लोग के पास डेल R जो है चेंज, वो मैंने आप लोग को स्टार्ट में ही बता दिया कि डेल R आप लोग के पास बराबर है R2 माइनस R1। डेल R किस चीज़ के बराबर है? R2 माइनस R1, क्योंकि ये इन 2 पॉइंट्स के दरमियान चेंज है। दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट, दिस इज़ द फाइनल पॉइंट, तो 2 माइनस 1, तो डेल R इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज फाइंड आउट करना है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए
एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आर एवरेज जो होगा आप लोगों के पास, आर एवरेज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। हम दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दो पॉइंट्स के दरमियान एवरेज फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि दो पॉइंट्स को 8 कर लो और 2 पे डिवाइड कर लो। अगर 3 पॉइंट्स होते तो मैं R1 R2 R3 डिवाइडिंग बाई 3, अगर 4 पॉइंट लेती तो R1 R2 R3 R4 डिवाइडेड बाई 4। तो दो पॉइंट्स है तो दो पॉइंट्स को मैंने 8 कर लिया डिवाइडिंग बाई 2, दिस इज द आर एवरेज। सही है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आर एवरेज तो ये आ गया। अब आप लोगों के पास आर एवरेज मैं यहाँ पे दोबारा लिख लूँगी R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हुआ। सही है, फिर आप लोगों ने चेंज फाइंड आउट कर लिया कि डेल आर इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1। यहाँ से आप लोग R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो डेल आर इज़ इक्वल टू R2 इज़ इक्वल टू डेल आर प्लस R1। तो R2 की जगह आप लोग डेल R प्लस R1 पुट कर लो। सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चेंज इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम R2 को रिप्लेस कर ले, तो यहाँ पे सारे टर्म्स R1 में आ जाएंगे और डेल R में आ जाएंगे। सही है, तो आप लोग यहाँ पे R2 की वैल्यू यहाँ से लेकर इस इक्वेशन में पुट कर लो। तो जब इस इक्वेशन में आप लोग वैल्यूज़ को पुट कर लोगे तो आप लोग के पास आ जाएगा R1 प्लस डेल R। R2 की जगह ये पुट कर लो तो R1 प्लस डेल R आ जाएगा। फिर इन दोनों को 8 कर लो तो आप लोग के पास आ जाएगा 2R1 प्लस डेल R डिवाइडिंग बाय 2, ये आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि फोर्स जो है एवरेज फोर्स मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था कि वो बराबर होता है GM M एंड R एवरेज स्क्वायर। तो यहाँ पे R एवरेज स्क्वायर है, तो R एवरेज स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तो सिंपल R एवरेज है, तो हमने स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, क्योंकि F एवरेज है तो यहाँ पे R एवरेज है। यहाँ पे दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब हम इन टर्म्स का स्क्वायर ले लेंगे। सही है, तो मैंने स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर लेके आप लोग के पास ये फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर आप लोग के पास 4 आ जाएगा। अब इसको खोल लो तो 4R1 स्क्वायर प्लस 4R1 डेल R, इसको मैं निगलेक्ट कर लूँगी, 0 के बराबर ले लूँगी, क्योंकि ये तो वैसी भी स्मॉल चेंज है। और फिर दोबारा स्क्वायर ले लें, फॉर एग्जांपल आप लोग के पास 0.5 है, दिस इज़ द स्मॉल चेंज, डेल R इज इक्वल टू 0.5 है। मिसाल के तौर पे सपोज अगर मैं इस 0.5 का दोबारा स्क्वायर लूँगी तो ये मेरे पास और भी कम हो जाएगा, 0.0005 हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से ये तो और भी कम हो जाता है, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर लेती हूँ 0 के बराबर, क्योंकि फिर तो ये इसके साथ और भी ज़ीरोज़ आएंगे, तो मैं इसको 0 के बराबर ले लेती हूँ। तो इस स्मॉल चेंज का जब मैं स्क्वायर लूँगी तो ये और भी स्मॉल हो जाता है, इस वजह से मैं इसको नेगलेक्ट कर लेती हूँ। आप लोग के पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इससे 4 को कॉमन कर लो, कैंसिल आउट कर लो, तो R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल R आ जाएगा। फिर यहाँ पे डेल R की वैल्यू दोबारा पुट कर लो तो R2 माइनस R1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके R1 इंटू R2 आ जाएगा। सही है, फिर R एवरेज की जगह आप लोग R1 R2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग के पास इक्वेशन था W इज़ इक्वल टू F एवरेज इंटू R2 माइनस R1, तो यहाँ पे F एवरेज की वैल्यू पुट करके R एवरेज की जगह R1 और R2 पुट कर लो, ये आ जाएगा। फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो तो R2 डिवाइडेड बाय R1, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 और R2 कैंसिल, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो ये चेंज इन वर्क डन हो जाएगा फ्रॉम 1 to 2। इसी तरह चेंज इन वर्क डन 1 to 2 तो फाइंड आउट हो गया, 2 to 3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह 2 to 3 भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे R2 होगा, यहाँ पे R3। 3 to 4 भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे R3 होगा, यहाँ पे R4। इसी तरह अप टू सो ऑन n-1 to n जो होगा वो आप लोग के पास n-1 इंटू n। जिस तरह 1 to 2 देन 2 to 3, 3 to 4, 5 to 6, 6 to 7 अप टू सो ऑन, देन n-1 अप टू n। अब मैं सारे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है 1 to n तक।
यहाँ से लेकर 1 to n तक वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो 1 to n तक फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर लूँगी, सारे वर्क डन्स को 8 कर लूँगी। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, n-2, n-1, देन n-1 to n, सारे वर्क डन को मैं 8 कर लूँगी। यहाँ पे GMME जो है वो आप लोग के पास कांस्टेंट है, उसको मैं कॉमन कर लूँगी, सारों में सेम है, कॉमन कर लूँगी। फिर इन सारे इक्वेशंस को मैं इस तरह 8 कर लूँगी, 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 8 कर लूँगी, कैंसिल आउट कर लूँगी, तो आप लोग के पास दो टर्म्स रह जाएंगे, 1/r1 माइनस 1/rn। फिर मैंने आप लोग को बताया था स्टार्ट में कि ये एन पॉइंट जो है ये मैं इनफाइनाइट ले रही हूँ, इन्फिनिटी तक लेके जा रही हूँ, तो मैं 1 to इन्फिनिटी क्या इक्वेशन होगा, तो मैं इस आर एन की जगह इन्फिनिटी पुट कर लूँगी। सही है, इन्फिनिटी मैंने पुट कर लिया। और आप लोग को पता है कि 1/इन्फिनिटी जो होता है वो 0 के बराबर होता है। किस चीज़ के बराबर होता है, 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। ये याद रखिए कि 1/इन्फिनिटी आप लोगों के पास 0 के बराबर होता है, एंड 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है। सही है, 1/0 समथिंग डिवाइडिंग बाय 0 आप लोगों के पास इन्फिनिटी के बराबर होता है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल डिवाइड कर लो 1 को 0 पे, तो आप लोग के पास मैथ्स एरर आएगा कैलकुलेटर में। मैथ एरर का मतलब यही है कि इन्फिनिटी, तो और अगर 1/इन्फिनिटी करोगे तो वो 0 के बराबर आएगा। सही है, तो 1/इन्फिनिटी की जगह आप लोग क्या पुट कर लोगे, 0 पुट कर लोगे, तो आप लोग के पास इक्वेशन GME 1/r1 आ जाएगी। सही है, तो ये 1 to इन्फिनिटी तक वर्क डन ये हो गया। मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया था कि वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। उस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सही है, तो जो बराबर होगा GME